नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे रीवा विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। आरआई को लोकायुक्त पुलिस ने 3000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। नवीन कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता संघ ने की पत्रकार वार्ता और कट्टे की नोक पर नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के राज्यपाल आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सहित हृदय रोग विशेषज्ञ को मानद की उपाधि प्रदान की। बुधवार के दिन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किए गए 13वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभुनाथ शुक्ल सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिक स्कूल रीवा के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा, प्रबंध संकाय में डीलिट की मानद उपाधि सहित चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने वाले डॉक्टर ए.के. मिश्रा को विज्ञान संकाय में डीएमसी की मानद उपाधि प्रदान की। इस दौरान राज्यपाल ने 53 पीएचडी उपाधि धारक स्वर्ण विजेता, 27 कुलगुरु स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले उपाधिधारी, 26 दानदाता स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 44 उपाधिधारकों को उनकी उपाधियां प्रदान की। समारोह में मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज रहे। बोलो भारत माता की जय। लोही गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के एक व्यक्ति की निजी जमीन पर बने कच्चे मकान, बाड़ी और पेड़ पौधों को गिराए जाने का आरोप लगाया गया है। रीवा जिले के हुजूर तहसील के लोही गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के एक व्यक्ति की निजी जमीन पर बने कच्चे मकान, बाड़ी और पेड़ पौधों को गिराए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। पीड़ित द्वारा दिए गए आवेदन के मुताबिक ग्राम लोही स्थित अराजी नंबर 340 पर उसका कच्चा मकान, बाड़ी और पेड़ पौधे मौजूद थे। आरोप है कि हल्का लोही के पटवारी शैलेश तिवारी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बिना किसी वैधानिक आदेश के जेसीबी मशीन से मकान और बाड़ी को गिरवा दिया। हम लोग बहुत बड़ी समस्या। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामनाथ सेन। कहाँ से आए? ग्राम लोही से। क्या घटना हुई आपकी? घटना ये हुई सर, कल 9-10 के बीच में अचानक हमारे घर में कई लोग धावा बोल दिए जेसीबी लेके। 2-3 जेसीबी थी और हमारे घर में बुलडोजर शुरू कर दिए। तो हम लोग देखे तो गए, सामने गए तो बोले कि भाई ये जो है तो क्यों ऐसा आपने बिना हमको सूचित किए जो है तो हमारा घर गिरवा रहे हैं। तो बोले कि हमको आदेश है। तो हमने कहा कि आदेश हमको दिखाओ, कहाँ आदेश है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो आदेश देखने वाले? हमको आदेश है, तहसीलदार के यहाँ से आदेश है। तो हमने कहा ठीक है। जब पुलिस वाले भी रहे वहाँ पर, थोड़ी दूर पे वो पुलिस की गाड़ी खड़ी रही, करीब दो गाड़ी खड़ी रही। तो उनको बुलाए तो हम जो है तो वहीं पर सामने जेसीबी के लौट गए। पटवारी साहब भी थे। हम जेसीबी के सामने जैसे हम जो है तो हम कहे हम जीत दे गए, हमका मार डारी थे, हमारा घर गिराई। तो हमका घसीट के बाहर ले गए, हमारे साथ मारपीट करी। ये के हाल। आपका केस चल रहा क्या? जी, केस चल रहा है। किससे चल रहा है? उन्हीं विरोधियों से। नाम सबलू मिश्रा, वरुण मिश्रा और सबलू मिश्रा के भाई। तो केस आप क्या हार गए? नहीं, केस हारे नहीं है सर। न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है 25/30 के लिए। और वहाँ सुपुर्दगी दे दी गई है। न्यायालय में दोनों पक्ष सहमति से साइन कर दिए हैं 25/11/2024 को। और कमिश्नर साहब को के यहाँ से हमको स्टे भी प्राप्त है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए सब मिली जुली जो है सरकार जो है तो हमारी बात को नज़रअंदाज किया।
आपके पास स्टे ऑर्डर है कमिश्नर का? जी स्टे ऑर्डर है। उसके बावजूद भी गिरा दिए? जी इन्होंने तहसीलदार के यहाँ से ऑर्डर बनवा के ले गया, जबकि मेरे पास कोई सूचना नहीं ना, मेरे को बुलाया गया, किसी प्रकार की सूचना नहीं मेरे घर में किसी को। ये अचानक कितने का नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हुआ सर, कम से कम 40 फीट ऐसे और 70 फीट के लगभग 50 घर और सब गिरा दिए। ना एक उठे उन्ना कपड़ा टाठी लोटा केबड़ा चौकट सब, मतलब हमारा 5-6 कमरा का मकान पूरा धराशायी कर दिए। अन्न गल्ला सब दब गया उसी में, और टाठी लोटा जो है तो माने सब हमारे आज जम जो है तो पन्नी लगा के रात में लेटे थे, छाया नहीं बची है सर। कम से कम हमारा 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है सर। और हमारे 25 बाई 30 का जो सुपुर्दगी दी गई है, यानी 12/11 में 2025 को, अभी पिछले महीना में, उसको अमान्य करते हुए इन्होंने ये कहा कि भाई हम 25 बाई 30 में कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 80 मीटर हमारा पूरा साहब घर द्वार गिरा के हमारे पट्टे की ज़मीन पूरा कब्जा कर लिए, अब बाउंड्री करवाए हैं, खंभा गाड़े हैं, जाली लगवा रहे हैं। बरसों से रह रही हैं? हाँ, कम से कम हम 50 वर्ष से हमारे माता पिता पुश्तन से हम पंचे पुश्तैनी निवासी हैं सर। मतलब हमारा घर अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं सर। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है तो न्याय चाहते हैं। इन्हें अपराधियों जैसे हमारे साथ व्यवहार किए हैं तो उसका उनको फल सरकार दे, शासन प्रशासन दे। अब मौके में बड़े अधिकारी जाके मौका करें। हमारी बात अभी जो है थाने कल गए तो मैडम जी जो है उपाध्याय जी जो है मनीष उपाध्याय जी, उन्होंने कहा, तहसीलदार साहब से बात मेरे सामने हुई, उन्होंने कहा, तहसीलदार ने जवाब दिया कि 25 बाई 30 में ही कार्रवाई चालू है। लेकिन इस बार में मैंने कहा कि मैडम मौका कर लीजिए, मैडम भी बोली कि 25 बाई 30 में ही कार्रवाई चालू है। लेकिन कम से कम 80 मीटर हमारा 40 फीट ऐसे ऐसे पूरा धराशायी, चना उना हमारा सब्जी भाजी आलू बोवा रहा, घर बो रहा, माने करीब 60-70 फीट तो हमारा घर फंसा है, 5-6 कमरा 7 कमरा का। हमारे पूरे समस्त परिवार को एकदम इस शीतलहर में लेटना पड़ा पन्नी लगा के। हमने कहा मैडम से कि मौका करवा लीजिए मैडम, हमारा घर गिरा रहे हैं, अभी भी काम चालू है, आज भी सुबह से काम चालू है। तमाम ट्रैक्टर उक्टर लेके आज भी चले गए, हम लोग यहाँ सब कुछ चले आए। और आवेदन लेके मैं गया थाने में, तो अब लेने से मैडम जी ने इनकार कर दिया मेरा आवेदन। बोला कि आपका ये आवेदन क्या करेंगे, हम जाके राजस्व में तहसीलदार के यहाँ से जाओ, आप कमिश्नर के यहाँ स्टे लिए हो तो जाओ, वहाँ आप मिलो, उनसे बात करो। शाहपुर आरआई को लोकायुक्त पुलिस ने 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वीणा पथरिया टोला के रहने वाले इंद्रमणि शुक्ला ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्होंने शाहपुर आरआई से अपने ज़मीन के सीमांकन की बात कही थी, जिसके एवज में आरआई राम विश्वास रावत ने उनसे 5000 की रिश्वत मांगी। इसके पहले 2000 रुपये रिश्वत दे चुके थे। बाद में लोकायुक्त में शिकायत की गई। लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रैप कार्रवाई की गई और राम विश्वास रावत को 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। पीड़ित का कहना है कि घटना 16 दिसंबर के सुबह 11 बजे की है, जब उसने विरोध किया तो कथित तौर पर सीमांकन का जब मांग हम सीमांकन आदेश करवान साहब से, फिर साहब को कहीं नाप दी, साहब कहीं पैसा देवे तो नापब नहीं ना नापब। ये कहाँ का मामला है, किस जगह का है और कितनी ज़मीन थी, किनके नाम थी, विस्तार से बताइए। ये शकुंतला शुक्ला के नाम से है, 18 ढिसमिल 1 57 1, और 9 ढिसमिल सीमस मिश्रा के नाम से है, और 40 ढिसमिल इंद्रमणि प्रसाद शुक्ला के नाम से है। वीणा के है, वीणा पटरिया टोला जी। कब से नामांतरण की आप कार्रवाई चल रही थी? आप कम से कम नहीं था, हम तारीख तो ध्यान नहीं है साहब पे, 10 दिन से ऊपर हो गया। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पैसा चाहिए तो नापेंगे नहीं नापेंगे। कौन सी तहसील? सिमरिया तहसील। कितना पैसा मांग रहे थे? वो मांग रहे थे 2000 रुपये, हमारे से पहले ले लिए थे, 3000 और मांग रहे थे कि 3000 पहले जमा करो तो हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। टोटल 5000 की मांग की जी। क्या काम जी? कौन था जो पैसा मांग? आरआई का नाम राम विश्वास रावत है।
कहाँ पर फिर आपने पैसा दिया? जी पैसा कहाँ दिया आपने? 12 में पैसा 3,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये पहले ले लिए थे। किस काम को लेकर? जी किस काम को लेकर आपने? ये सीमांकन के नाम के। अच्छी, क्या नाम है आपका? इंद्रमणि प्रसाद शुक्ला। कल दिनांक शिकायतकर्ता इंद्रमणि शुक्ला जी के द्वारा शिकायत की गई थी कि इनकी भूमि का सीमांकन कराना था, जिसके एवज में शाहपुर आरआई राजस्व निरीक्षक श्री कोल के द्वारा 5,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जो पूर्व में 2,000 दिया जा चुका था। 3,000 और देना शेष था, जिसका शिकायत का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से शिकायत प्रस्तुत की गई थी लोकायुक्त कार्यालय में, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन सही पाई गई और आज दिनांक को रिश्वत लेते हुए श्री कोल को गिरफ्तार किया है 3,000 रुपये लेते हुए। सर कहाँ पे कार्रवाई हुई है? इसका बराव करके गांव है, इनके सर्किल के अंतर्गत आता है, वहां पे जाके इसकी कार्रवाई हुई। कितनी सदस्यीय टीम थी सर? हमारी 10 सदस्यीय टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। थाना कौन सा? थाना इनका वो थाना क्षेत्र शाहपुर चौकी आता है, सिमरिया थाना लगता है वो। इसके पहले भी रिश्वत मांगी थी? पूर्व में 2,000 लिया जा चुका था एक किस्त, अभी ये सेकंड किस्त लेते हुए 3,000। नवीन कोर्ट भवन में अधिवक्ताओं की बैठक व्यवस्था सहित कई अन्य अहम मुद्दों को लेकर आज अधिवक्ता संघ की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कहा अधिवक्ता संघ ने, जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। कल हमारी सीजे साहब से बात हुई, मुख्य न्यायाधीश के साथ उनके चैम्बर में ही बैठकर बात हुई शाम 5 बजे। उनको जो अपनी बात बताई कि 2018 में जो हमारा हेजिटेशन चल रहा था नई कोर्ट के विरोध में कि नई कोर्ट इतनी दूर आप बना रहे हो और हमारे चैम्बर यहाँ बने हुए हैं, तत्कालीन सीजे ने ये आश्वासन दिया था कि जितने चैम्बर आपके यहाँ बने हैं उतने चैम्बर बनाकर हम आपको वहाँ देंगे, इसलिए आप लोग अपना हेजिटेशन रोक दीजिए। इस आश्वासन पर 67 दिन से चली आ रही हड़ताल को ब्रेक किया गया था। ये हम लोगों ने कल सीजे साहब को याद दिलाया, तो सीजे साहब ने बड़ी सहजता से इसको एक्सेप्ट किया और उन्हें रजिस्ट्रार जनरल को आदेश किया कि जिन अधिवक्ताओं ने पुराने चैम्बर के नज़दीक, पुराने अधिवक्ता हमारे जिला सत्र न्यायालय के नज़दीक बने हुए अधिवक्ता कक्ष में से जितने अधिवक्ता अपने अधिवक्ता कक्षों को सरेंडर कर रहे हैं, उनको बिना किसी शर्त या नियम के प्रायोरिटी पर नए अधिवक्ता कक्ष नए न्यायालय के आवंटित कर दिए जाएं। और वो लगभग 226 हैं जो पुराने न्यायालय भवन से संलग्न निर्मित हैं और जिनको सरेंडर किया जा चुका है, जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। अब जो 70 बचते हैं, हमने अपना बाइलाज बनाया था कि मंथली यहाँ कोई साफ सफाई, स्वीपर के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए मंथली यहाँ कलेक्शन हो नहीं पाता। एक सिक्योरिटी मनी के रूप में बड़ी राशि डिपॉजिट करा ली जाए। जब ये अधिवक्ता कक्ष छोड़ेंगे तो इनको वो डिपॉजिट राशि लौटा दी जाए। लेकिन सिक्योरिटी राशि जो नए चैम्बर लेने वाले लोग हैं उनसे डिपॉजिट कराइए, क्योंकि पुराने लोगों का भी लगभग इतना ही मूल्य लगा हुआ है, और उसकी एफडी कर दी जाए और उससे जो आने वाला ब्याज है उससे ये जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, स्वच्छता की, पेयजल की, प्रकाश की, इसकी व्यवस्थाएं महीने भर की कराई जाए। नई कोर्ट के चैम्बर भवन में लिफ्ट भी लगी है। अब वो लिफ्ट बार भवन के अंडर में है तो उसका इलेक्ट्रिक बिल भी हम ही को देना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस भी हम ही को करना पड़ेगा। अगर उसमें किसी तरह की खराबी आएगी तो उसको भी हम ही को बनवाना पड़ेगा, और इसके सब के लिए कुछ ना कुछ हर महीने बड़ा अमाउंट चाहिए। और इसलिए ये प्रस्ताव अपने नियम में रखा गया था जो आम सभा से पारित हुआ था।
19 सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत कट्टे की नोक पर नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना पांडेन टोला के समीप उस समय हुई जब मॉर्निंग वॉक के लिए युवक घर से निकला था। घोघर निवासी आबिद हुसैन ने बताया कि वो सुबह करीब 5 बजे स्कूटी से अस्पताल चौराहे होते हुए रानी तालाब की ओर जा रहा था। इसी दौरान पांडेन टोला विद्यालय के पास बाइक सवार 3 नकाबपोश युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने कट्टा दिखाकर उसे धमकाया और उसका मोबाइल फोन व पर्स छीन लिया। आरोपियों ने पर्स से लगभग 5,000 रुपये निकालने के बाद पर्स वापस कर दिया, जबकि मोबाइल और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार तीनों आरोपी नकाबपोश थे, बाइक पर सवार होकर आए थे। वहाँ 3 बदमाश आए हैं, मुंह बांधे हुए थे। अब बांधने के बाद हमें रोके हैं, रोकने के बाद मोबाइल और पर्स दोनों छुड़ाए हैं। कट्टा लगा दिए थे सामने यहाँ पे और पीछे चाकू। फिर क्या ले गए आप? क्या ले गए? मोबाइल ले गए, उसके बाद पर्स से पैसा निकालने के बाद पर्स लौटा दिया था। और मोबाइल नहीं लौटाया। पैसा था उसमें से 5570 रुपये। क्या रिपोर्ट हो गई है आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई है। थाने गए थे आप? हाँ गए थे, तो दे के आवेदन आए हैं। अब आवेदन के बाद फिर अभी दोबारा नहीं गए हैं। हाँ, रिसीविंग अभी नहीं मिली है। और किसी के साथ घटना हुई है? अब दूसरे का तो हमको नहीं मालूम, हमारा अपना मालूम। बाकी पेपर में आज दिया हुआ है कि 2 लोगों के साथ और भी हुई है वहाँ पे। ये जो लूट किए हैं, ये काहे से आए थे, कहाँ? ये बाइक से थे। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। क्या पहचानते हैं आप? नहीं, मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे। जिले भर में धान खरीदी केंद्रों में माफिया की सक्रियता की लगातार खबरें आने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिले के धान खरीदी केंद्रों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। आरोप है कि व्यापारी ट्रकों में धान भरकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और एक ही व्यापारी के पास कई किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए हैं। इसमें दूसरे राज्यों से धान लाकर खपाने की आशंका भी जताई जा रही है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर एक ही व्यक्ति के पास अनेक किसानों के रजिस्ट्रेशन पाए गए, जबकि ट्रकों में लोड धान लेकर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल माफिया सक्रिय नजर आए। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि रीवा जिला कई राज्यों के सीमा से लगा हुआ है, जिसके कारण इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं। यदि कहीं भी अनियमितता पाई गई तो संबंधित समिति प्रबंधक और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धान खरीद केंद्रों में बाहर कोई धान आने की शिकायत मिली में ऐसा मामला आया है जहाँ काफी दूर से धान ला के? वर्तमान में धान उपार्जन का केंद्र अपने 95 से अधिक केंद्रों पे चल रहा है और चूंकि अपना सीमावर्ती जिले दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण से अपने यहाँ चौकी भी स्थापित की गई हैं ताकि बाहर से धान इस प्रकार से आकर के अपने उपार्जन केंद्रों पे न बिक सके। आपके माध्यम से बताया जा रहा है कि एक खरीदी केंद्र में इस प्रकार की स्थिति पाई गई है, तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और यदि किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी वेयरहाउस के पास या किसी भी समिति के पास इस प्रकार का अनाधिकृत धान जो कि किसी किसान का नहीं है, जिसका पंजीयन नहीं कराया गया, यदि पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। व्यापारियों द्वारा कई किसानों के रजिस्ट्रेशन लेके आते हैं, एक ही व्यक्ति के पास कई रजिस्ट्रेशन रहते हैं। एक ऐसा केस अभी मंदवा में संज्ञान में भी आया था, जिसकी जांच भी फूड अधिकारी द्वारा की गई है। आज वो जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे केस में हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। कोई भी किसान जिसने स्वयं अपना पंजीयन कराया है, इसमें कृषक भी भागी बनेंगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपना पंजीयन किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है, तो ऐसा भी कोई ना करे। और यदि ऐसा कहीं भी केस पाया जाएगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। धान बेचा जाने पर पास न कर भैया, हम अपन धान बेचन परसों खड़े हैं। हाँ भाई, परसों खड़े लगा। धान कहाँ से लेके आए आप? पड़ोखर से। किसान है आप? किसान है। क्या मतलब कितनी खेती, कितने ट्रैक्टर आप यहाँ ला चुके? कितने ट्रैक्टर ला चुके? ये दूसरा ट्रैक्टर हमारा। तो कई दिन हो गया आपको यहाँ खड़े हुए? हो गया, परसों आबा है। अब आज नंबर लग गई तो तौल हो जाई, न नंबर लगी तो न तौल हो। कितने का रजिस्ट्रेशन है आपका? हमारे है यहाँ करीब 400-500 कुंटल के। खेत वही है? खेत पड़ोखर में है। अपन बटाईदारों ले हैं किसानन की, जो उनके घर मतलब जमीन ले हैं कुछ लोगन के अधीन के, उनका रजिस्ट्रेशन कराए पड़ा था, उनका धान बेचे पड़ा था अपने में। भाई कोई जमीन हम ली हैं तो बेचब तो
धान का। पहले भी यहाँ आ चुके हैं आप? एक बार हम आ गए हैं, एक गाड़ी लेके अपने बेच के चले क्या गए। तौल का क्या है यहाँ, कितना ले रहे हैं? हो गया 12-13 रुपए कुंटल लेते हैं। हाँ। बोरी मतलब कुंटल का। हाँ। और हो गया। तो 13 रुपये काहे के लिए लेते हैं, आपको पता है? हाँ, तौल के लेते भाई, लेबर जो तौला थे, केवल तौल के लिए। हाँ। 13 रुपए कोई रेट आपको शासकीय रेट पता है कितना रेट होगा? अब देखिए, आज हम 10 साल से बेच रहे हैं यहाँ। हाँ। मतलब समितनमा। हाँ। तो यह लेते 13 रुपया कुंटल लेते, तो 13 तो जनते हैं कि लेते। पड़ोखर कहाँ पड़ता है आपका? ये अपना के कुठुलिया रोड से अंदर जाए पड़ता, मकुंदपुर लाइन में। समिति आपका खौर लगता है? नहीं, गोविंदगढ़ वहीं ये नेरे ये ज्यादा है, क्योंकि बाईपास पर समिति में कैसे बेचने आते हैं? पूरे जिला भर में आदमी बेच सकता है, किसान आदमी। इतनी जो सरकार की ऐसा व्यवस्था है कि भाई जिला के अंदर कहीं भी आप बेचो तो बेच सकते हो। और किसी का भी बेच सकते हैं? नहीं, अपना बेच सकते, किसी का बता बेचे। रहे हैं ना कि लोगों का आपने बटाई मिली है और उनके रजिस्ट्रेशन पे आप लेके आ रहे हैं। भाई हमारी जमीन को हमका दे लाभ है अपन, तो हम अपन धान कहाँ बेचे, वो करे कि अपन वहाँ पैदा हो। आप थोड़ी ना बेच सकते। काहे नहीं बेच सकी, तन जमीन तो सामने वाले के। युवक द्वारा शादी से इनकार करने पर युवती ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। चौराटा थाना अंतर्गत अमेठी की रहने वाली सोनम कोल पिछले कई वर्षों से हरदी के रहने वाले संदीप के साथ संपर्क में थी। संदीप ने शादी का वादा भी किया था, लेकिन बाद में संदीप ने शादी से इनकार कर दिया और कहा कि उसके मम्मी पापा ने शादी के लिए मना कर दिया है, इसलिए तुम कहीं और शादी कर लो। इसी बात से आहत सोनम ने आज अपनी जान दे दी। जब घटना की जानकारी घर की छोटी बच्ची को हुई तो उसने परिजनों को जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन उसके पहले ही सोनम की कहानी खत्म हो चुकी थी। जब वो अपने यहाँ वाले बोले कि क्या करेंगे, तो वो मम्मी पापा मना कर दिए कि हम शादी उससे लड़की से नहीं करेंगे। हाँ, लड़का कैसे हमारे मम्मी पापा जहाँ लगा रहे हैं वहीं अपना काज करेंगे। इसका कहिए तुम अपना देखो, हम अपना। तो कहीं जब तेरी नहीं बहन तुम किसी की नहीं होंगे। तो खाना पीना नहीं करती, खेती किसानी वालों की हालत देखिए। तो अगर नहीं बता, हम तो यहीं थे, कल छुट्टी में थे, तो हम लोग को 1 बजे करीबन संदेश आया, बच्चे को लेने गए थे स्कूल नातियों का। दिन में लगाई है। कल दिन में? हाँ, कल दिन में। पता कब चला आप लोगों को? अब 1 बजे जब इन लोग वहाँ से आए काम करके। हाँ, तो वो छोटी सी नातिन तो गई अंदर, तक कहीं बुआ झुक्का झूल रही है, तो वो देवरानी धौरी कहीं कहाँ झुक्का झूला थी, लेकिन तो वो झूलत रहा है। हो गया। हम लोगों को संदेश गया, हम लोग भी आए हैं मायका में, हमारा कमरा है यहाँ, अमरैया गाँव है, वहाँ रहते हैं मेरे बच्चे सब परिवार सहित। क्या लगता है आपको किस कारण ये लगाई, क्या बता रही है? हम लोगों को तब कुछ नहीं, घर वाले तो कभी कुछ कहे नहीं। वो खुद मलकिन इतना काम करा रही, पूरा गुंठे का मोहल्ला जीते रही काम में, ऐसा तो नहीं लगता साहब, बताइए। जिसकी अब बात श्री राम कथा में शामिल हुए संत सनकादिक महाराज, कहा देश को एकत्र करने के लिए राम कथा भी जरूरी। बोले आज़ादी के बाद भी देश हिंदू था, है और रहेगा। शहर के इटौरा बाईपास स्थित परशुराम आश्रम में संत सनकादिक महाराज व समस्त क्षेत्रवासियों के द्वारा भव्य रामकथा का आयोजन किया गया। आयोजित 7 दिवसीय रामकथा के आयोजन में संत सनकादिक महाराज शामिल हुए। रामकथा के आयोजन में शामिल हुए सनकादिक महाराज ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश को एकत्र करने के लिए अन्य संसाधनों के साथ ही रामकथा जैसे आयोजन भी जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के सवाल पर संत सनकादिक महाराज ने कहा कि आज़ादी से पहले भी भारत हिंदू राष्ट्र था, अब भी है और आगे भी रहेगा। भगवान स्वयं कर रहे हैं। पिछले वर्ष जो यज्ञ हुआ था 1008 कुंडी, उसी का वार्षिक उत्सव ये मनाया जा रहा है। और हमारा मानना है देश को जोड़ने के लिए, जागृत करने के लिए बहुत सारे संसाधन जो है उसमें एक ये भी है। ये आयोजन केवल धार्मिकता के लिए ही नहीं है, ये सामाजिकता के लिए भी है। जो आज कल्चर चल गया है, जैसे सीताराम एक ही घर में माता पिता, बेटा बेटी, दादा दादी, 4-6 लोग रहते हैं। समय आता तो कई दिन आपस में वार्ता ही नहीं कर पाते हैं। बेटा बेटी अपने कमरे में हो गए, दादा दादी अपने कमरे में हो गए, और जय सीताराम पति पत्नी अपने कमरे में हो गए। और आजकल तो ये समय आ गया है
कि एक ही कमरे में एक ही बेड पर पति पत्नी सो रहे हैं, तो जय सीताराम उन दोनों को आपस में कोई चर्चा करने का समय नहीं है। वो अपना कुछ देख रहे, वो अपना कुछ देख रहे। ऐसे विषम काल में ऐसे आयोजन बहुत जरूरी हैं कि राम जी की इच्छा से लोग आपस में इकट्ठे हो सकें, एक दूसरे से मिल सकें, वार्ता कर सकें, देश के लिए, समाज के लिए आप कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। इसके लिए राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे गांधी महाराज जी का। हाँ, ये तो राम जी की इच्छा से बड़ा दुखद, राम जी की इच्छा से हुआ है। हमारे बड़े स्नेही थे वेदांती जी, और इस रीवा की राम धरती के लिए राम जी से एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। शीघ्र उसकी क्षतिपूर्ति हो पाना संभव नहीं है। राम जी की इच्छा से वेदांती जी एक राम मंदिर से नहीं, सामाजिक बड़े अच्छे वक्ता थे राम जी की इच्छा से, क्योंकि वेदांती जी जितना अच्छा बोलते थे इतना हम सब ने उनको जान नहीं पाया। हमने कई बार उनका कथा नजदीकी सुने, अपने आश्रम में भी गाए। तो वेदांती जी वाल्मीकि रामायण पर तो बहुत ही अच्छा बोलते थे। वाल्मीकि जी की कथा आपने वेदांती जी की आद्योपांत सुनी अपने आश्रम में, तो ये तो राम कभी ना पूर्ति होने वाली क्षति हुई है। भगवान उनको स्वयं अपने राम जी साकेत पे बुलाए हैं, और वहाँ भी जो यहाँ कर रहे तो वहाँ भी भगवान का राम मंदिर के निर्माण में वेदांती जी का कितना बड़ा योगदान है? हाँ, कुछ एक जो प्रमुख नाम रहे हैं राम जी की, जैसे नृत्य गोपाल दास जी महाराज और जो संतों के, इसमें राम जैसे नृत्य गोपाल दास जी महाराज का नाम रहा। इसी प्रकार से योगदान राम वेदांत जी का रहा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।